नॉन्स्ट समीकरण, ठीक है, नॉन्स्ट, आधा र आधा न, तो नॉन्स्ट इक्वेशन। चल ओके, नॉन्स्ट इक्वेशन हम लोगों को प्रस्तापित करना है। तो नॉन्स्ट इक्वेशन हम लोग प्रस्तापित कैसे करेंगे? देखो भाई, किसी भी अर्धकोश के लिए हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, और जब पूरा कोश होगा तो भी उसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं एक कोई भी अर्धकोश के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन। देखो यहाँ पर जो भी हम लोग अर्धकोश लेंगे वो ज़्यादातर धातु वाले ही होंगे, ठीक है। तो धातु क्या करते हैं कि धातु जो है वो धन आयन रूप में होते हैं और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके वह तटस्थ होने का प्रयत्न करते हैं। जब भी हम लोग ईएमएफ श्रेणी की बात कर रहे हैं तो ईएमएफ श्रेणी जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, और जो धातु आयन होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं। इसलिए नॉन्स्ट इक्वेशन हम लोग धातु आयन का उदाहरण लेकर हम लोग समझेंगे, ठीक है। चल, तो नॉन्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग धातु आयन की एक प्रक्रिया लिखेंगे। धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं, इसलिए ये हो गया धातु, और ये पॉजिटिव धातु आयन। इलेक्ट्रॉन को इसने प्राप्त किया और बन गया धातु ठोस अवस्था में। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने बताया, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन ये हम लोगों को नहीं पता। हाँ, इतना हम लोगों को पता है कि भी धातु पर जितना आवेश होगा वो इतने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। अगर धातु +1 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, धातु +2 होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, धातु +3 होगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, क्योंकि धातु हम लोग 3 तक ले सकते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने धन आयन होंगे n, उतने ही वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, ठीक है। आयनों को हम लोग एक्वियस के तौर पर बताते हैं। अब हम लोग इसका नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो नॉन्स्ट इक्वेशन हम लोगों को लिखने के लिए जो है एक सूत्र दिया गया है, वो सूत्र हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये चल रहा है अर्धकोश के लिए नॉन्स्ट समीकरण। चलो, अर्धकोश के लिए हम लोग नॉन्स्ट समीकरण कैसे लिखेंगे कि भाई हम लोगों को लिखना है पहले पोटेंशियल किसका, इस अर्धकोश का। पोटेंशियल कौन सा? वे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे बताते हैं कि भाई वो पॉजिटिव से 0 हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन अंक में कमी आती है, +1 से 0 या +2 से 0, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। ये रिडक्शन पोटेंशियल ये हुआ, ये अर्धकोश का पोटेंशियल, ये है अर्धकोश का पोटेंशियल। कौन से अर्धकोश का? जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है उसका अर्धकोश का रिडक्शन पोटेंशियल। अर्धकोश का रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू मानक अर्धकोश का पोटेंशियल माइनस RT अपॉन N इंटू F लॉगरिथम बेस E धातु की सांद्रता बट्टे में धातु आयन की सांद्रता, ठीक है। धातु की सांद्रता बट्टे में धातु आयन की सांद्रता। कौन सा धातु आयन? ये रहा। कौन सा धातु? ये रहा, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद करना है। लेकिन जब हम लोग रासायनिक प्रक्रिया चला रहे होते हैं तो ये जो धातु आयन होता है उसकी सांद्रता हम लोग ठोस पदार्थ के लिए मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो धातु लिखा है वो कौन सी अवस्था में है? ठोस। तो धातु जो है वो ठोस अवस्था में होने की वजह से
ये जो धातु है वो ठोस अवस्था में होने की वजह से उसका मान 1 हो जाएगा, अर्थात हम लोगों को मिलेगा अर्धकोश पोटेंशियल मानक अर्धकोश पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF लॉगरिथम बेस E 1 डिवाइड बाय उस धातु के आयन की सांद्रता। ठीक है, तो ये अर्धकोश का रिडक्शन पोटेंशियल, ये अर्धकोश का मानक रिडक्शन पोटेंशियल RT अपॉन NF इंटू लॉगरिथम बेस E 1 डिवाइडेड बाय जो है वो आयन की सांद्रता होगी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोगों को समझना है। देखो ये तो हम लोगों को पता है कि ये अर्धकोश का रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या है, अर्धकोश का मानक जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो R क्या है, R जो है वह गैस स्थिरांक है। ठीक है, गैस स्थिरांक हम लोगों को कितना लेना है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये जूल क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जो है वो ऊर्जा के तौर पर बाद में देखेंगे। चलो F जो है वो फैराडे स्थिरांक कितना होता है, 96,487 लिखो या 96,500 लिखो, तो कूलम पर मोल होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। के आधार पर ये तैयार किया गया है। अब किसी धातु की इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता अधिक होगी और किसी धातु की इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता कम होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता अधिक होगी वह कैथोड के रूप में होगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन की क्षमता कम होगी वो एनोड के रूप में होगा, क्योंकि जिसकी क्षमता ज़्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, जिसकी क्षमता कम उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम रहता है। ये मतलब कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य कम होगा वो एनोड की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये श्रेणी को देखना चाहते हो तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। इसमें ऑक्सीडेशन करता की प्रबलता, रिडक्शन करता की प्रबलता, ये आप लोगों को नहीं समझना है। ये तो हम लोग 11 में ऑलरेडी जो है 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जिसकी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता ज़्यादा होगी वो सरलता से रिडक्शन करता है, और सामने वाले का भी वो क्या करता, मतलब कि सामने वाले का वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। खुद का अगर सरलता से रिडक्शन कर पाएगा तो सामने वाले का वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करता है। एक एग्जांपल ले लो, अगर आप लोगों के पास टेबल हो तो, कि भाई ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए उसका मूल्य दिया गया है 2.87। देखो यहाँ पर भी फ्लोरीन ही आ रहा है। हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में अभ्यास किया था कि जो फ्लोरीन होता है ना उसका आकार सबसे छोटा होता है, लेकिन ये बलवान होता है। ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता सबसे ज़्यादा रखता है, इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य सबसे ज़्यादा है तो ये खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन। खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन। लेकिन वो सामने वाले का या बाजू के अर्धकोश वाले का क्या करेगा, तो वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो अगर खुद का प्रबलता से रिडक्शन करेगा तो सामने वाले का प्रबलता से क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करता है। भाई सब लोगों को जो है वो यहाँ, ठीक है। और सबसे कम की बात करते हैं इसी टेबल में, सबसे कम है भाई लिथियम। ठीक है ना, हम लोग लिथियम पढ़ चुके हैं ना, सबसे बड़ा आकार है आधुनिक आवर्त कोष्ठक में, उसकी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता सबसे कम है। ठीक है, पॉजिटिव से वो 0 हो जाएगा और उसका मूल्य है -3.05 वोल्ट। ठीक है भाई, वो लाइट जो है वो बंद हो चुकी है, ये तो मोबाइल की लाइट से चल रहा है तो इतना सब दिख रहा है। तो अब इन दोनों की अगर हम लोग चर्चा करें, माना कि लिथियम की बात करें
तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है सरलता से प्राप्त नहीं कर पा रहा है, मतलब कि खुद का रिडक्शन जो है वो प्रबलता से नहीं कर पाएगा, इसलिए खुद की रिडक्शन करने की क्षमता यहाँ पर कम है। तो सामने वाले का क्या वो ऑक्सीडेशन सरलता से कर पाएगा? नहीं। तो इसके ऑक्सीडेशन कर्ता की तरह व्यवहार करने की क्षमता क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि वो सामने वाले का सरलता से ऑक्सीडेशन कर पाएगा नहीं। तो ये जो है वह निर्बल ऑक्सीडेशन करता है, क्योंकि सामने वाले का वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन। और ये कैसा है? प्रबल। ऑक्सीडेशन करता, क्योंकि वो सामने वाले का सरलता से क्या कर पाता है? ऑक्सीडेशन कर पाता है। तो ये बात थी ईएमएफ श्रेणी की। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको थोड़ा सा डीप में हम लोग पढ़ा सकते हैं जिससे आप लोगों को आगे जो है वो आसानी हो जाए। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड की तरह व्यवहार करेगा और वह निर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा आप लोग लिख सकते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य अधिक हो, ठीक है, तो वह कैथोड की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अगर वो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा तो क्या हो जाएगा? प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मान लो कि अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप लोग एनोड और कैथोड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि वैसे भी आप लोगों को याद हो चुका है कि जिसका मूल्य अधिक हो वो कैथोड होता है, जिसका मूल्य कम हो एनोड होता है। तो आप लोग इतना याद रखो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य कम हो वो निर्बल ऑक्सीडेशन एजेंट है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य अधिक हो वो प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? LIC एजेंट से आप लोगों को सिखाया था ना। LIC एजेंट किसका LIC उतारेगा? खुद का थोड़ी उतारेगा, तो सामने वाले का उतारेगा। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब कि वह सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर था, अभी हम लोगों ने जो है वो नज्ड समीकरण पूरे कोश का तैयार करना है। तभी नज्ड समीकरण जो है वो चल रहा है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि भाई डैनियल कोश के लिए हम लोग पूरे कोश का नज्ड समीकरण तैयार करना चाहते हैं। तो चलो, डैनियल कोश के लिए क्या था? तो डैनियल सेल में दो चीज़ें थी, एक जिंक था और दूसरा कॉपर था। अब हम लोगों को ये पता है कि जिंक जो है वो एनोड है और कॉपर जो है वो कैथोड है। और हम लोगों को ये पता है कि भाई जो कोश होता है, कोश पोटेंशियल होता है वो कैथोड माइनस एनोड होता है। तो कैथोड माइनस एनोड करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले कैथोड का जो है वो अर्धकोश का हम लोग नज्ड समीकरण लिखते हैं। चलो, तो फिर उसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग कैसे लिखेंगे? तो अर्धकोश का रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो कॉपर के लिए अर्धकोश पोटेंशियल होगा कॉपर 2 प्लस संपर्क में कॉपर इक्वल्स टू मानक रिडक्शन पोटेंशियल उसी कॉपर का माइनस RT अपॉन NF। वो मैं बताता हूँ n क्या होगा, n का मूल्य कितना होगा। देखो n जो होता है ना, वो n स्मॉल n जो होता है वो रासायनिक प्रक्रिया के दरमियान ये जो धातु है वो कितने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। चलो, तो ये n क्या होता है? तो रासायनिक प्रक्रिया के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी होती है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना और मुक्त करना, उनकी संख्या को हम लोग n से बताते हैं। इसको डैनियल सेल को हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा। अब तक हम लोगों को इतना पता है कि ये कॉपर
2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके जिंक 2+ बनता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी हो रही है 2। तो 2 संख्या में इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी हो रही है, इसलिए n = हो जाएगा 2। ठीक है, चलो अब लॉगरिदम बेस e 1 डिवाइड बाय उसी धातु के आयन का जो विलयन है उसकी सांद्रता। 1 मिनट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी जो होती है उसकी संख्या लॉगरिदम बेस e 1 जो हम लोगों ने यहाँ पर कॉपर का विलयन लिया होगा, उसके लवण का जो विलयन लिया होगा उसके विलयन की बट्टे में हम लोग क्या करते हैं, सांद्रता। चलो कॉपर के लिए अर्धकोश लिख दिया, जिंक के लिए अर्धकोश लिखते हैं। तो अर्धकोश का पोटेंशियल बराबर मानक अर्धकोश का पोटेंशियल माइनस RT/2F लॉगरिदम बेस e 1 डिवाइड बाय जिंक के लवण का विलयन का सांद्रता। ठीक है, ओके। चलो अब क्या होगा, अब हम लोगों को लिखना है कोश पोटेंशियल संपूर्ण। जब इन दोनों अर्धकोश को जोड़ देने के बाद जो कोश पोटेंशियल मिलेगा, तो संपूर्ण कोश पोटेंशियल का सूत्र, तो E सेल इक्वल्स टू E कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, चलो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड के लिए ये रहा, हमको इतना मूल्य लिखना है। चलो यहाँ लिखते हैं E0 कॉपर 2+ संपर्क में कॉपर माइनस RT/2F लॉगरिदम बेस E 1 डिवाइड बाय कॉपर 2+ एक्वियस। फिर ये जो पूरा सिस्टम हम लोगों ने अभी किसके लिए लिखा, कॉपर का मूल्य, अब हम लोग माइनस करेंगे और फिर पूरा मूल्य किसके लिखना है, जिंक के लिए। तो जब ये माइनस आ रहा है तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसके 2 हिस्से कर देंगे, ये पूरा कोष्टक और फिर माइनस जिंक का पूरा कोष्टक। तो जिंक का ये रहा, तो जिंक 2+ संपर्क में जिंक माइनस RT/2F लॉगरिदम बेस E डिवाइड बाय जिंक 2+ एक्वियस कोष्टक पूर्ण। क्यों ये पूरा कोष्टक बनाना पड़ा, कि जो ये माइनस जो है वो जब अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो कुछ विद्यार्थी हैं उनको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है और एक एक स्टेप करके जो है हम लोगों को बताना पड़ता है। चलो तब वो माइनस अंदर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, तो इक्वल्स टू E0 कॉपर माइनस RT/2F लॉगरिदम 1 डिवाइड बाय कॉपर 2+ माइनस हो गया ये वाला E0 जिंक 2+ जिंक माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस RT/2F लॉगरिदम 1 जिंक 2+ एक्वियस कोष्टक पूर्ण। ठीक है ना, बड़ा कोष्टक हम लोगों ने कैंसिल करके माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम लोग काम करते हैं, ये कॉपर, ये जो E0 सेल है कॉपर और ये जो E0 सेल है वो जिंक का हम लोग साथ में लिखते हैं।
तो अब क्या होगा, चलो आगे। अब ये जो कोश पोटेंशियल है, मानक कोश पोटेंशियल, मानक अर्ध कोश पोटेंशियल है, उनको हम लोग साथ में लिखते हैं कि भाई E0 कॉपर 2+ संपर्क में कॉपर माइनस E0 जिंक 2+ संपर्क में जिंक। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से जो है वो समझना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो माइनस है उसको हम लोग जो है वो लिखना चाहते हैं, पहले माइनस लिखना चाहते हैं। ठीक है ना, तो पहले माइनस लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, नीचे। तो ये RT/2F लॉगरिदम, पहले माइनस वाला मतलब 1 कॉपर 2+ एक्वियस, फिर ये प्लस, ठीक है। तो RT/2F लॉगरिदम 1 जिंक 2+ एक्वियस और उसकी सांद्रता। अब आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो मानक कोश पोटेंशियल है ये अर्धकोश पोटेंशियल है, ये अर्धकोश रिडक्शन पोटेंशियल है। ये भी कैथोड का है, तो कैथोड माइनस एनोड क्या हो जाएगा, कोश पोटेंशियल। लेकिन ये कैसा कोश पोटेंशियल है, मानक, इसलिए यहाँ पर संपूर्ण कोश पोटेंशियल हो जाएगा मानक संपूर्ण कोश पोटेंशियल। तो अभी जो चल रहा था वो कोश पोटेंशियल था, ठीक है ना, अभी जो चल रहा था वो कोश पोटेंशियल था। अब ये क्या हो गया, माइनस में मानक कोश पोटेंशियल हो गया। तो इतना हिस्सा जो है वो शॉर्ट हो गया। अब ये माइनस लिख रहे हैं, ठीक है, ये माइनस लिख रहे हैं। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, RT/2F, RT/2F, तो ये कॉमन निकलेगा, तो RT/2F। ठीक है, अब हम लोग कोष्टक करेंगे कि भाई लॉगरिदम 1 अपॉन कॉपर 2+ एक्वियस और उसकी सांद्रता, ये प्लस, जब हम लोगों ने कोष्टक लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये लॉगरिदम हो जाएगा 1 जिंक 2+ आयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। बोलो समझ में आया। ये स्टेप जो था वो समझने का था लास्ट, कि भाई माइनस, अगर माइनस RT/2F कॉमन निकालते हैं तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है लॉगरिदम माइनस लॉगरिदम हो तो क्या करना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर एक सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि लॉगरिदम A माइनस लॉगरिदम B हो तो लॉगरिदम A अपॉन क्या हो जाता है, B, मतलब कि वो डिवाइड में चला जाता है, तो इसके डिवाइड में ये चला जाएगा। लेकिन आप लोग समझो ये पहले से ही ये दोनों एक दूसरे के डिवाइड में हैं, 1/1, ठीक है ना, तो ऑलरेडी डिवाइड में है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग इस तरह से लिखें ये वाला, तो ये जो B है वो डिवाइड, ये ऑलरेडी A जो है A वो ऑलरेडी डिवाइड में है, तो ये B जो है वो डिवाइड के डिवाइड में चला जाएगा, मतलब कि ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये बदल जाएगा, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अगर आप लोग समझो कि अगर कॉपर को A मानते हो, 1 कॉपर दैट मीन्स 1 A, और 1 B दैट मीन्स 1 Zn, मतलब A इक्वल्स टू कॉपर हो गया, B इक्वल्स टू जिंक हो गया, तो B जिंक हो जाएगा, जो है वो B जो है वो जिंक हो जाएगा, और A जो है वो कॉपर हो जाएगा। आप लोग रिमूव होकर वापस आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैंने तो माइक्रोफोन चालू कर दिया, बाकी सब लोगों को भी सुनाई दे रहा है ना, तो रिमूव होकर फटाफट आ जा भाई। चलो, बाकी सब लोगों को समझ में आया क्या किया हमने, 1 A दैट मीन्स A इक्वल्स टू कॉपर, 1 B दैट मीन्स B इक्वल्स टू जिंक, तो जिंक ऊपर रहेगा और कॉपर नीचे आ जाएगा। अर्थात जिंक क्या था, एनोड, और कॉपर क्या था, कैथोड, तो ये होगा एनोड बट्टे कॉपर की सांद्रता। चलो यहाँ बता देते हैं, तो फाइनल हुआ कोश पोटेंशियल नर्स्ट समीकरण वाला इक्वल्स टू मानक कोश पोटेंशियल माइनस RT/2F, कोष्टक में, कोष्टक नहीं लिखो तो भी चलेगा, अब तो ये मल्टीप्लाई में है,
तो लॉगरिदम बी अपॉन ए, दैट मीन्स जिंक 2 प्लस आयन की सांद्रता बटे में कॉपर 2 प्लस आयन की सांद्रता। अब ये बड़ा कोष्टक नहीं लिखो तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पर समझ में आया, क्योंकि कॉपर ऑलरेडी क्या है, बट्टे में था, तो अगर वो बट्टे में जाएगा तो फिर वो जो है ये बट्टे में रहेगा, और ये जो जिंक है वो बट्टे के बट्टे में जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। बोलो ठीक, समझिए। अब ये मिल गया आप लोगों को नष्ट समीकरण। लेकिन ये जो नष्ट समीकरण है उसमें भी हम लोग ये चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। ये चीज़ को क्यों फिक्स कर सकते हैं? क्योंकि ये जो हिस्सा है वो ऑलरेडी स्थिरांक है, ये जो हिस्सा है वो ऑलरेडी स्थिरांक है। तो जब ये तीनों स्थिरांक हैं, R स्थिरांक है, T रासायनिक प्रक्रिया के दौरान तापमान भी हम लोग स्थिर ही लेते हैं, तो ये भी स्थिरांक हो जाएगा, और ये जो फैराडे है वो भी स्थिरांक हो जाएगा। तो अब तीनों के मूल्य अगर हमारे पास हैं और तीनों के मूल्य रखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी के मूल्य रख कर देखते हैं। कौन से मूल्य रखेंगे हम लोग कि भाई R इक्वल्स टू हम लोगों ने कितना लिया था, R इक्वल्स टू हम लोगों ने लिया था 8.314, फिर फैराडे 96,500 या 487 रख दो, और तापमान जो है वो 298 केल्विन रख दो, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर है। अगर ये तीनों के मूल्य अगर यहाँ पे रखोगे और डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एक मूल्य मिलेगा। उसमें आप लोगों को 2 जो है वो अभी नहीं रखना है, क्योंकि ये जो होता है वो रासायनिक प्रक्रिया डैनियल के हिसाब से 2 है। सिल्वर हुआ तो फिर वो 1 आएगा, एल्यूमिनियम हुआ तो वो 3 आएगा, इसलिए ये 2 को हटा देते हैं। मानो कि खाली ये 3 चीज़ों के लिए ही रखो, तो 3 चीज़ों के लिए हम लोगों को RT अपॉन F, इसका मूल्य हमको मिलेगा 0.059। अगर R गुणे T बटे F करोगे तो 0.059 आएगा। तो ये मूल्य हम लोगों को इसके लिए यहाँ पे रख देना है। तो अब जो है वो कोस पोटेंशियल क्या होगा, तो कोस पोटेंशियल इक्वल्स टू मानक कोस पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉगरिदम एनोड की सांद्रता बटे में कैथोड की सांद्रता। ठीक है, तो ये जो हम लोगों को समीकरण मिला है वो नॉनस्ट समीकरण है। लेकिन ये नॉनस्ट समीकरण किसके लिए है, तो ये नॉनस्ट समीकरण डैनियल सेल के लिए है। लेकिन अगर कोई हम लोगों को इसके अलावा और कोई सेल दे दें और कोई कोश दे दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक जो है वो समीकरण होना चाहिए जो सबके लिए लागू होता हो। तो मैं लिख रहा हूँ वो सबके लिए लागू होने वाला समीकरण, नॉनस्ट समीकरण, कोस पोटेंशियल इक्वल्स टू मानक कोस पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n। n क्या है, रासायनिक प्रक्रिया के दरमियान इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी होने वाली संख्या, लॉगरिदम सांद्रता, तो एनोड में रहे हुए आयनों की सांद्रता बटे कैथोड पर रहे हुए आयनों की सांद्रता। तो ये समीकरण यहाँ पर फिक्स हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे नॉनस्ट समीकरण। अब आप लोग इनके अलावा कोई भी कोश ले लो, कोई भी 2 अर्ध कोशों के लिए एक संपूर्ण कोश बना लो, और उसका संपूर्ण कोश का अगर आप लोगों को नॉनस्ट समीकरण अगर बनाना है, लिखना है, तो हम लोग सीधा ये वाला लिखेंगे। तो हमको ये याद करना है, हम लोगों को हर बार ये प्रस्तावित नहीं करना है। जब हम लोग सवाल करेंगे तो ये वाला समीकरण इस्तेमाल करना है। तो ये हुआ आप लोगों का नॉनस्ट समीकरण किसी के लिए भी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ln की वैल्यू, ln की कोई वैल्यू नहीं होती, देखो। हाँ वो बाद में अभी दे रहे बेटा। हाँ हाँ, यहाँ पर मैं एक स्टेप भूल गया हूँ
कि ये जो लॉगरिदम बेस ई है उसको लॉगरिदम बेस 10 में कन्वर्ट करना था, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसको मल्टीप्लाई बाय इसको आर टी को मल्टीप्लाई बाय 2.303 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये लॉगरिदम बेस ई जो है वो लॉगरिदम बेस 10 में कन्वर्ट होगा। हाँ, ये बात बराबर। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो मैंने देखा नहीं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये लॉगरिदम बेस ई को हटाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सभी को, मतलब कि इसको, तब जाके जो है हम लोगों को ये लॉगरिदम जो है वो बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 0.059 तभी मिलेगा। ठीक है ना, जब r और t को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मिलेगा। ओके बेटा, ओके, मैं भूल गया था। मानस मात्रा बोलने पात्रा। चलो ठीक है, ओके। तो ये मिला आप लोगों को नज्म समीकरण लॉगरिदम बेस 10 वाला। हाँ, इसके लिए जो है हम लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो देखो, यहाँ पर ये समीकरण जो है वो इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? क्या इसमें और कोई ट्विस्ट है? हाँ, इसमें और एक जो है वो ट्विस्ट है। कौन सा ट्विस्ट है? देखो भाई, जो यहाँ पे जिंक और कॉपर था उसमें इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी होने की संख्या समान थी। ये 2 मुक्त करता है, ये 2 प्राप्त करता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कोई ऐसे अर्धकोश भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को दान करने की संख्या और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की संख्या अलग अलग होती है, तो वो एक समझते हैं हम लोग। तो उसके लिए नज्म समीकरण फिर कैसे मिलेगा? तो मैं प्रक्रिया लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक कोश बना रहा हूँ, संकेतन लिखूँगा तो पता चल जाएगा कि ये कोश कैसा है और इसमें कोश में अर्धकोश कौन से हैं। निकल धातु संपर्क में, निकल आयन एक्वियस, लवण सेतु, सिल्वर प्लस आयन और सिल्वर धातु। ठीक है, अब जब आप लोग इसके लिए, ये संकेतन स्वरूप है, ये कोश का संकेतन स्वरूप है। अगर इसके लिए आप लोग कोश प्रक्रिया लिखते हो, कोश रासायनिक प्रक्रिया लिखते हो, तो क्या होगा? देखो भाई, ये निकल है तो ये एनोड की तरफ है, एनोड की तरफ है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। ठीक है ना, तो इसका